हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है, एकदम तय है। नहीं आएगा तो बोलिएगा स्टूडेंट जी। और बात करें, आप लोग को 100% समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग इतना ये ढंग से समझ में आ जाएगा कि आप लोग कहेंगे ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप बार बार मेरे चैनल पर आएंगे। ये मेरे तरफ से आश्वासन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 80 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी साइंस का 100% भी है। और स्टूडेंट जी, आप लोग का 21 फरवरी का एग्जाम है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। आइए मजा से पढ़ते हैं, एकदम मजे मजे। बताइए, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है बाबू। एथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, C2H5OH। तो याद रहिएगा, ये एथेनॉल है। और एथेनॉल में आप लोग देख पा रहे होंगे, एथेनॉल में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है अभी क्रियाशील समूह, तो सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका आंसर हो जाएगा जी सिंगल बॉन्ड OH। आप लोग याद रहेगा, साइंस में आप समझ लिए एक ऐसे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं जो कि आप लोग ग्रांटेड, आप लोग इतना महिमा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा कि मत पूछिए। तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, OH। अल्कोहल ही क्रियाशील समूह, अल्कोहल जुटेगा तो एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, वैद्युत प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े थे ओम मीटर। क्या पढ़े थे, ओम मीटर। तो ये बाबू यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, अब इसका हम सब्जेक्टिव बनाते बताते, लेकिन अभी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था मेरे भाई। तो आप लोग पता होना चाहिए, मटर। क्या चीज, मटर। आप लोग देखिए, हे प्रभु, आप लोग से मैं कह रहा हूं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोग वीडियो अच्छा लगेंगे जैसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे एकदम। नेक्स्ट मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो मेरे भाई, नेत्र का जो रंगीन भाग होता है, जो ब्लैक वाला, वो होता है कौन सा, परितारित का, सॉरी सॉरी बेचा, कॉर्निया होता है। कौन सा, कॉर्निया। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया होता है। कौन सा होता है, कॉर्निया। नेक्स्ट मेरे भाई, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग, जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से बाबू, आयोडीन आप लोग पता होना चाहिए खाने से क्या होता है, नमक में मिलाया जाता है आयोडीन। और ये ग्वाइटर रोग को नहीं होने देता है, घेघा को नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो बाबू, इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, रुक जाइए चेक कर रहे हैं, मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील। और उसके बाद चलो बता दी जाए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा जिंक, और जिंक के बाद Fe। तो सबसे कम क्रियाशील धातु जो हो जाएगा बाबू, इस इनमें से तो हो जाएगा लोहा। कौन हो जाएगा, लोहा, यानी आयरन, फेरस। ठीक है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो बाबू, इसमें से फेरम, फेरस सबसे हो जाएगा कम क्रियाशील धातु, सबसे अधिक मैग्नीशियम। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो आप लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में पढ़ाया गया था। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बाबू, ये है वन संरक्षण से। क्या चीज से, वन संरक्षण से। ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए, वन टिहरी में, अरे नहीं, इसमें आप लोग पढ़े थे कि जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक कर पेड़ की रक्षा की थी। कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। वासा मतलब बुझा रहा है ना, कि कौन सा एंजाइम वासा पर क्रिया करता है। तो उसका नाम आप लोग जानिए रहे, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है, ये फैट नहीं होने देता है, मोटापा नहीं आने देता है, लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। बाबू, आप लोग पता होना चाहिए किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। अगर आपको ना, देखिए, अगर डर लगता है तो हार्मोन ही आप लोगों को ना डर तुरंत, डर कंट्रोल करता है। चाहे कोई भी, देखिए, तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन को। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, एक ध्यान आया आपके सामने एक सांप था, तो तुरंत हमको, हमारे पास खबर पहुंचा देता है कि नहीं नहीं सांप है। इसलिए हार्मोन ही न क्या करता है, उसको डर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप लोग पता होना चाहिए, सबसे अधिक जो होता है इसमें, किस राशि में, लोहा में तो प्रकाश की चाल होगा ही नहीं जी। तो इसमें हो जाएगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
होता है। अब वो नहीं आ जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग ठीक उसी पर पानी में भी आ जाता है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही कांच में होता है। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आप लोग याद रहेगा। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बाबू पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। बाबू पुष्प में दो भाग होते हैं, एक स्त्री केसर और दूसरा होता है पुंकेसर। तो याद रहेगा, पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर देखिए, पुंकेसर जो होता है बाबू, थोड़ा गौर करिए, पुंकेसर प से स्टार्ट हो रहा है, पुलिंग होता है। और स्त्री केसर जो होता है, स्त्री से स्टार्ट हो रहा है, तो स्त्री केसर जो होता है स्त्रीलिंग भाग होता है। तो याद रहेगा बाबू मेरे भाई। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पर पाए जाते हैं? पुष्प में। बाबू पुष्प में जो पुमंग होते हैं वो होते हैं पुरुष भाग, और स्त्री केसर होते हैं स्त्री भाग, जिसमें अंडाशय बनता है और अंड का निर्माण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो मेरे भाई अमीबा आप लोग पता होना चाहिए। अमीबा जब क्या होता है, दो खंडों में बराबर बराबर दो खंडों में क्या होता है? टूट जाता है। तो अब क्या होता है? टूट जाता है। देखिएगा अमीबा टूटता रहता है। तो याद रहेगा बबुआ, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो ये होता है अंतर्ग्रहण से होता है। क्या चीज से होता है? अंतर्ग्रहण से होता है। क्या चीज से होता है? अंतर्ग्रहण। क्योंकि आप लोग पता चाहिए, अमीबा जो होता है कूट कूट को क्या करता है? अपना भोजन बना देता है। ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मेरे भाई ईथेन में जो होते हैं कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप लोग पता होना चाहिए। ईथेन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, C2H5 होता है, C2H6। ईथेन का अणु सूत्र क्या होता है? C2H6। और इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो H H H H H और यहाँ पर H। देख लीजिए, 2 4 और 6 गो हाइड्रोजन हो गया और कार्बन 2 गो। इसमें देखिए तो सहसंयोजक बंधन यानी कि कितने इसमें बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं मेरे भाई? 7 गो। इसमें बॉन्ड गिन लीजिए, बॉन्ड मतलब होता है बंधन, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो बॉन्ड होते हैं। तो ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 7 गो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक, सबका एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। इसको कई बार बताया गया है। टूथपेस्ट कैसा होता है? जो मुंह धोते हैं कोलगेट लगाकर, टूथपेस्ट कैसा होता है भाई? तो याद रहेगा। और देखिए, कहा जाता है कि दातुन का प्रयोग, नीम के दातुन में ज्यादातर क्षार पाया जाता है। तो याद रहेगा, टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। क्षारीय होता है, जो हमारे शरीर में उत्पन्न अम्लीय अम्लीय मात्रा का करता है, नष्ट करता है और उदासीन बना देता है, जो हमारे दांत के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ये देखिए मेरे भाई, आप लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जब पढ़ाई हो रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, देखिए पढ़े पढ़े थे ना हम लोग जी, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़े थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तो हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, वो किया था कौन? ऑस्ट्रेड। किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। नेक्स्ट मेरे भाई, आप लोग सोइए मत, मत सोइए, सोने के समय नहीं है, ये जागने की समय है। जो जागेगा वही पाएगा। अभी बहुत कम समय बचा है, और इस समय में इतिहास रच दीजिए और बन जाइए वैसे टॉपरों, जैसे ये सब टॉपरों का लाइन लगा हुआ है अभी तक। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, समझिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है बाबू, याद रहेगा, वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्योंकि एसी होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। एक एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। डीसी बैटरी से मिलता है ना, या जनरेटर नॉर्मल। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है मेरे भाई, तो 220 वोल्ट के क्या होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, यानी एसी होते हैं अल्टरनेटिव करंट। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? अरे जागो रे जागो जागो, मेरे बबुआ बचवा जागो, क्योंकि आपका परीक्षा आ गया है। जागते रहिए और पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? उभयलिंग है, उभय का मतलब जो नर और पुरुष दोनों, नर और स्त्री दोनों का काम करता हो, नर और मादा। याद रहेगा, केचुआ को उभयलिंग जीवाया गया। उभयलिंगी का मतलब, उभय मतलब दो, और लिंग मतलब होता है लिंग।
तो जिसमें दोनों प्रकार के लिंग होता है वो होता है केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मेरे भाई विद्युत मोटर याद रहे, विद्युत मोटर को जब हम लुका करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मशीन हो गया, आप लोग का घर में मोटर लगा हुआ है ना जी, समरसेबल जिससे पानी निकलता है, तो उसमें याद रहे विद्युत धारा डालते हैं, विद्युत धारा करंट उसमें देते हैं, तो क्या करने लगता है, पानी फेंकने लगता है, पानी। तो ये बाबू समझिएगा, इधर से करंट आया यानी विद्युत धारा दिए, तो ये यांत्रिक ऊर्जा अपना दिखाया, और यहाँ पर क्या निकला, पानी। तो ये विद्युत धारा को यानी विद्युत ऊर्जा को समझिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला। यांत्रिक ऊर्जा में आता है क्या चीज, जो पवन दे देगा, हवा दे देगा, प्लस पानी दे देगा, ये सब यांत्रिक ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि मोटर तभी चलेगा जब उसमें करंट जाएगा। तो याद रहेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत मोटर कहते हैं। होगा नाम से पता चल रहा है, विद्युत पहले विद्युत रहेगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बाबू पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, आप लोग बता दीजिए मेरे भाई। आप पौधा को, उसके ना पौधा के और चेक करेंगे तो कहीं पर कटता है उसका भाग, तो उसमें से गोंद भी निकलता है, गोंद। ये भी उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। टैनिन जो कि छाल से निकलता है, रेजिन नहीं, टैनिन जो होता है उसमें टैनिन भी छाल उनमें पाया जाने वाला है, ये भी रेजिन भी छाल। तो ये सभी के सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। तो बाबू पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी निकलता है, टैनिन जो होता है उसमें भी निकलता है, रेजिन से भी निकलता है। उत्सर्जी का मतलब उसे बाहर निकलना पदार्थ। ठीक है, जैसे में हमारे हमारे शरीर में क्या होता है कि जो ब्रिक है उस एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, ठीक उसी प्रकार स्विच लगाए जाते हैं। स्विच का मतलब समझ में आ रहा है, टिप टॉप स्विच, जैसे में बल्ब है, जिसे में इसको हम बंद कर रहे हैं, अभी बंद नहीं कर सकते, तो कैमरा भी इसी लाइन से है, सॉरी। तो स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो लगाए जाते हैं टिप टॉप करने वाला, जिसमें लाइन आएगा, लाइन कटेगा, करंट। तो स्विच लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच गर्म तार में ही लगाया जाता है मेरे भाई, जो भी स्विच होता है गर्म तार में। जागो जागो, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। अरे इतना आप लोग कहे जगह दिया है जी, आप लोग 5 नंबर ये परीक्षा में ना आया जी, 5 नंबर के ये 4 नंबर के सवाल परीक्षा में आता है, 5 नंबर में आता है केमिस्ट्री और में। यह रहेगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। याद रखिएगा ये सब। न्यूरॉन का नाम आगे चित्र बनाने के लिए आया है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो बाबू हाइड्रा एक ऐसा देखिए जीव है जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है, मुख गुहा नहीं होता है, तंत्रिका नहीं होता है, उसमें क्या होता है, स्पर्शक होता है, स्पर्शक। हाइड्रा में जो कि चल देता है, स्पर्शक के स्पर्श मतलब छुआ कर चल देता है। नेक्स्ट मेरे भाई, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो मेरे जागो रे जागो जागो, तनी थोड़ा का तो तू बता दो। याद रहेगा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है मेरे भाई, याद रहेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है प्रकीर्णन उसी का सबसे अधिक होता है। अब आप ही लोग बताइए कि कौन सा आप लोग वायुमंडल में ताकते हैं, देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग के प्रकाश दिखाई देता है, सबसे रंग भलसरी वायुमंडल का कलर किस प्रकार से दिखाई देता है, आप कहेंगे नीला। याद रहेगा, इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद पीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसके बाद नारंगी का होता है, और लास्ट में सबसे कम जो होता है नीले रंग। क्योंकि आप लोग पढ़े थे, बैजानी ह पी है वो, पीना ला। तो लाल रंग का सबसे अधिक, नारंगी, उसके बाद फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला। तो बाबू सबसे कम होता है बैगनी। बैगनी या जामुनी इसमें है ही नहीं है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, नीला। तो याद रहेगा बबुआ मेरे भाई, याद रहेगा कि हमारा आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकार के जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली नीले रंग की प्रकाश को वो क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। याद रहेगा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीला का होता है, जिसके कारण हमारा आकाश का रंग का होता है, नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा मेरे भाई, जिसका तरंग कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। एड्रोजन, दोरा एड्रोजन क्या है, एड्रोजन क्या है बाबू, एड्रोजन जो होता है, आप लोग टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार की मानव की लिंगी हार्मोन है। क्या है, एड्रोजन क्या है बाबू, समझिएगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें पाया जाने वाला ही एक प्रकार के हार्मोन है, जो ये नर लिंग हार्मोन है। क्या है, नर लिंग हार्मोन हार्मोन है, जो लिंग से उसके रिलेटेड है। ठीक है, देखिए,
मछली का श्वसनांग है, देखिएगा मछली का श्वसनांग है बाबू, सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका देखिएगा क्या हाल होगा एग्जाम में। इतना गर्दा उड़ाएगा कि गर्दा गर्दा हो जाएगा। गली में गर्दा उड़ाइएगा। देखिए मछली का श्वसनांग है, आप लोग अच्छे से रहिएगा मेरे भाई, बहिमा से गर्दा नहीं उड़ाना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, मछली का श्वसनांग है बाबू। मछली जो होता है याद रहेगा, अपने श्वास श्वास जो होती है, श्वास मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग नाक से ले रहे हैं ना, तो हम लोग तो गलफड़ा से लेते हैं ना, तो वो गिल से ले लेती है। गिल्स मतलब समझ में आ रहा है, दोनों तरफ होता है गिल्स, ठीक है। गलफड़ा बोलते हैं हम लोग, तो फेफड़ा से सांस लेते हैं, सॉरी। तो मछली का श्वसनांग का है गिल्स, क्या है गिल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिल्स को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, अभी हम बताए हैं, बताइएगा। गलफड़ा से लेती है, ठीक है, गलफड़ा को ही गिल्स बोला जाता है। तो मछली का श्वसनांग दो गलफड़ा होता है, याद रहेगा, गिल्स जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो बाबू जो सोलर सेल बनता है वो ना जस्ता का होता है, ना सोना का होता है, ना प्लेटिनम का होता है, वो होता है सिलिकॉन का। और सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। आप लोग देखें ब्लैक ब्लैक मेमोरी या चिप्स बनाया जाता है इससे, कंप्यूटर का जो बहुत ऐसा सिस्टम हो जो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। कई बार बताया गया है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मेरे भाई, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य, अब पता है एंगस्ट्रॉन, तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग पढ़े थे ना। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉन में, ठीक है, एंगस्ट्रॉन में, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग पढ़े थे मेरे भाई, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की पावर कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और 1/में ये रहता है तो मीटर में व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है। और P बराबर 1/, समझिए 100/में F जब रहता है, क्योंकि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ता है, ये सेंटीमीटर में होता है। ये सेंटीमीटर में कोई तो मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको हटाइए, ठीक है। जब तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई। जब P बराबर यहाँ पर एक, F क्या है, फोकस दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर P हो जाएगा, और जब मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इससे पावर 1 होता है, ऊपर जाता है माइनस हो जाता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है, आप लोग बताया गया था, जिसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा, या नहीं तो मीटर इनवर्स, ठीक है, दोनों होता है। तो मीटर इनवर्स आ जाएगा तो मीटर इनवर्स भी हो जाएगा, और डायोप्टर डायोप्टर तो होता ही है। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। और याद रहेगा, लेंस की क्षमता परीक्षा में आ जाएगा तो मेरे भाई क्या लिखेंगे, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसलिए P बराबर 1/में F, या लेंस की क्षमता बराबर 1/में फोकस दूरी, या P बराबर 1/में F, या P बराबर, या इसे इतना ही करके घेर दीजिएगा ना, आपका 2 नंबर मिलेंगे। नीचे लिख दीजिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। 2 नंबर कोई नहीं काटेंगे इससे। मानव कैसा प्रणाली, सॉरी प्राणी है, सॉरी, मानव कैसा प्राणी है? तो मेरे भाई मानव कैसा प्राणी है, तो मानव जो है सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब होता है कि सब कुछ खा जाता है। तो वो ये मानव जो है मांस भी खाते हैं, समझ में आ रहा है ना, और फल फूल और सब साग सब्जियां भी खाते हैं। ये सर्वाहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, इसलिए उनको नाम सर्वाहारी दिया गया है। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बाबू समझिए, स्रोत नहीं है, सॉरी, स्रोत नहीं है बाबू। स्रोत नहीं है क्या मतलब होता है, देखिए, नवीकरणीय नहीं समाप्त होने वाला, अनवीकरणीय समाप्त होने वाला। तो मेरे भाई ये अनवीकरणीय नहीं है, या कि नवीकरणीय में चल जाएगा, नहीं समाप्त होने वाला में चल जाएगा। तो बाबू आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कि समाप्त हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। तो गोबर गैस जो है बाबू, ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि अनवीकरणीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस बोले तो गोबर गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। गोबर गैस से ही बायोगैस तैयार किया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर। मनुष्य में ब्रिक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ब्रिक जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, तो मनुष्य में ब्रिक निम्नलिखित में किससे संबंधित है मेरे भाई? ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। उत्सर्जन से, क्या जिससे, उत्सर्जन से। आप लोग ब्रिक के नामांकित चित्र भी बनाने के लिए आएगा, याद रखिएगा, उत्सर्जी अंग है ये। आप देखो बबुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? आप लोग बता दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na+Cl2 और बना दिया NaCl,
NaCl, एकदम छोटा सा एक हम लिख रहे हैं रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए, इसको संतुलित कर दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल या इसी का दूसरा नाम है उत्पाद। या बात समझिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को प्रोडक्ट, सॉरी, अभिकारक को रिएक्टेड, अवसर को प्रोडक्ट बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आ मीटर से या ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो आप नहीं समझ रहे हैं। आपके घर के आगे देखिएगा एक मीटर लगाया रहता है, जिसको मीटर बोलते हैं, उसी को आ मीटर बोलते हैं। और याद रहेगा, आ मीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है कि आप कितना धारा की यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली बिल आता है आप लोगों का। तो ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। याद रहेगा, ए मीटर या मीटर जिसको बोलते हैं, घर के बाहर लगाया रहता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अरे मेरे भाइयों, आप लोग पता ना, पेड़ पौधा जो होता है श्वसन की प्रक्रिया जो करता है मेरे भाई, तो वो करता है पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से वो श्वसन की क्रिया करता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोले क्या दिक्कत है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है मेरे भाई? किस प्रदेश में? तो टिहरी बांध का निर्माण आप लोग पता होना चाहिए, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। जागो रे जागो जागो, फिर से बोल रहे हैं जागो। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो मेरे भाई देखिए, प्रकाश की चाल कहता तो निर्वात में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रहेगा बाबू, ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में। ठीक है, किसमें होता है? ठोस में। सबसे अधिक ठोस इसमें चेक करिए तो कौन है? कांच है, पानी है, लोहा है, निर्वात है। तो सबसे अधिक ठोस आएगा वो है लोहा। तो मेरे भाई लोहा में प्रकाश, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा। चेक करने के लिए आपको बता दिया जाए, एक पाइप लंबा सा लीजिए, उसमें कॉलेज से ठोकिए और वहां पर कान सटाइले रहिए, आपका वहां पर भी आवाज टन दे बजेगा। या आप लोग समझ में आ रहा है? सबसे अधिक जो ठोस पदार्थ होता है उसी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। इसमें लोहा इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य जो होते हैं वो होते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। याद है ना? हमारे लिए ना करो रब से, रब से छूट गया है, सॉरी। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, फ्रांसिसियम फरियाद, फरियाद फ्रांसिसियम हो जाएगा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। थोड़ा देखिएगा, हमारा आंख पर चमक आ रहा है क्योंकि लाइट लगा हुआ सब इससे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो याद रहेगा मेरे भाई। तो इसको बोलते हैं, इसको छोड़कर, हाँ, ये तो अक्रिय गैस में ये चला जाता है, तो इसको कोई नहीं है, ये अपवाद है। तो ये जो होता है बबुआ, ये आप लोग क्षारीय मृदा धातु होता है, नहीं क्षारीय धातु होता है। क्या होता है? क्षार धातु होता है। तो लिथियम, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम, ये सब के सब क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु। ये आप लोग पढ़े थे, एस पी डी, एस पी डी और ए ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व को, ये एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक के तत्व को क्षारीय मृदा धातु, और पी ब्लॉक के तत्व को आप लोग पता होना चाहिए क्षारीय, क्षारीय यहाँ पर धातु हो गया यहाँ पर। डी को संक्रमण धातु, और नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को बोला गया। यह आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं? क्षार धातु बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में कितने जोड़े बाबू समझिएगा श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो वो होते हैं 10 जोड़े। कितने जोड़े? 10 जोड़े। तिलचट्टा आप नाम सुने ना, जिसका ब्लड जो होता है, याद रहे, तिलचट्टा के जो ब्लड होता है, खून होता है, वो रक्त होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का आप याद रखिएगा, ओजोन का अणुसूत्र पूछ देता है परीक्षा में, वो तो होता है O3। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3, जो तीन ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना होता है। या परीक्षा में आ जाता है, ओजोन में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो 3 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है? O3। आप लोग को ओजोन के 5 नंबरिया में प्रश्न भी आया है। ठीक है, ओजोन परत पाया जाता है, तो बाबू ये वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, समताप मंडल में। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है, जो
सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण यानी कि जिसको अल्ट्रा ब्राइट सनलाइट बोलते हैं या अनवायलेंट सनलाइट बोलते हैं, उसको पृथ्वी तल पर आने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। याद रहेगा बाबू, आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं वो होते हैं अक्रिय गैस, क्योंकि अक्रिय गैस की सबका संयोजकता है बोले तो वैलेंसी जो होता है शून्य होता है। ठीक है। नहीं पढ़े थे हम लोग कि हे नानी नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम रेडॉन जिंदा रहेगी, आर्यन हो जाएगा, आर्यन। याद रहेगा, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो दुनिया के सभी अक्रिय गैस इतना ही है मेरे भाई, इतना ही है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगा, सबका संयोजकता क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। सिर्फ हीलियम को, हीलियम का भी संयोजकता जीरो ही होता है। टावर सारणी में शून्य वर्ग के सदस्य कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, तो होते हैं, ये होते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के संयोजकता क्या होते हैं, जीरो। सब के सब अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, घरों में विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो घरों में विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाए जाते हैं, जब विद्युत परिपथ जो होते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। देखिएगा ना, पोल पर पहले पोल जो होता है ना, पोल पर पहले तार रहता था, अब तार देखिएगा समांतर क्रम में लगाया रहता था, समांतर इस टाइप से। तो बाबू घरों में विद्युत परिपथ में समझिएगा किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा में बदलता है उसे क्या बोलते हैं। और ये अभी जस्ट पीछे पड़े हैं, भूल गए क्या इंसान, भूल गए हो क्या क्यों इंसान। तो वह उपकरण, क्या रहेगा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्युत मोटर इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट मेरे भाई, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। कि कैसा कलर के लिखा हुआ है, हरा कलर का। तो बाबू आपको पता होना चाहिए पेड़ के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। यार ये किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो हरा होता है बाबू वो क्लोरोफिल के कारण, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का, जिसका शादी ब्याह होता है तो पत्ती कहलाते हैं जी, हम लोग का रंग, पत्तियों का रंग हरा होता है। अरे वो पेड़ पौधा वाला पत्ती की बात कर रहे हैं, कहाँ ध्यान दे रहे हैं। बाबू पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रहेगा। पौधों का रंग नहीं, पेड़ पत्तियों का रंग। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो ये बाबू आप लोग बता दीजिए, जब आप लोग पढ़े थे प्रिज्म में, यानी वर्ण विक्षेपण और वर्ण पट या स्पेक्ट्रम, तो आप लोग बताया गया था, एक मिनट एक मिनट, 3 3 6 1 7, जैसे बताया गया था, तो यहाँ पर बताया गया था बैजानी ह ह ला, या भिबग्योर, क्या बताए थे, भिबग्योर, भिबग्योर, ग्योर, भिबग्योर, ग्योर, 3 3 6। आप लोग बताया गया था बी वॉयलेट बैगनी, इसमें आप लोग किरण आरेख डाल दीजिएगा जैसा। यहाँ पर श्वेत प्रकाश गया है, तो श्वेत प्रकाश जब सात, समझिएगा जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो 7 रंग की रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उसे वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बाबू समझिएगा, किस रंग का विचलन, विचलन का मतलब झुकाव, सबसे झुकाव किसका कम कम है, माने सबसे कम झुकाव किसका है, तो आप लोग बोलेंगे ला का, यानी लाल का, यानी रेड बने होता है लाल, यानी ये लाल का कलर का झुकाव सबसे कम होता है, यानी विचलन सबसे कम होता है। सबसे अधिक पूछेगा तो मेरे भाई बैगनी मारिएगा ना। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का। सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी रंग का होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट मेरे भाई, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होता है या धारा प्राप्त होता है, तो बैटरी से बाबू प्राप्त होने वाला धारा होता है डिस्ट धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। और जो बाबू घरों में यूज होता है, जो पोल पर से आता है टांग कर, समझ में आ रहा है, सरकारी वाला, तो होता है एसी अल्टरनेटिव करंट। तो ये बाबू बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, डिस्ट धारा, जिसको बोलते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो बाबू याद रहेगा हम बोले थे कि अमीबा जो होता है, अमीबा
अमीबा के वास्तव में ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहता है। क्या हुआ मेरे भाई? अमीबा जो होता है याद रहेगा, ये क्या होता है जब ये जनन करता है तो ये दो बराबर भागों में क्या होता है, टूट जाता है। दो दो बराबर बराबर भागों में क्या होता है, टूटने लगता है, टूट जाता है। टूट कर, अरे भाई क्या हो रहा है? तो अमीबा ना याद रहेगा बाबू, अमीबा में क्या होता है, विखंडन द्वारा जनन होता है। विखंडन मतलब विखंडन का मतलब ये दो बराबर भागों में हमेशा टूटता रहता है। जब जब जन्म लेगा ना, जब अगला बनाएगा अपना जैसा जीव, ये दो भागों में टूट जाएगा। तो ये बाबू विखंडन करता है। क्या करता है? विखंडन। अमीबा में अलिंग जनन किस प्रकार से होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बताइए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? याद रहेगा बाबू, अंडाशय ही बदलता है, अंडाशय, ठीक है ना? अंडाशय, इसका राइट आंसर अंडाशय। देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोग जैसे में मान लीजिए, हम लोग पढ़े थे ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रहेगा सब में COOH होता है। कार्बो कोई भी अम्ल बताइए जिसमें एसिटिक अम्ल पढ़े थे, एसिटिक अम्ल, चाहे एसिटिक अम्ल CH3COOH, लास्ट में COOH। ठीक, नेक्स्ट। मीथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनता है? जिसमें इथेन वाला पढ़ा बताए उसे मीथेन वाला कर दीजिएगा। मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है? CH4। तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, H H H H। इस बताइए बॉन्ड का 1 2 3 4, यानी कि मीथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? 4 गो। नींद लग रहा है? टीवी देखने का मन कर रहा है? फिल्म देखने का मन कर रहा है? मत देखिए, मत देखिए, क्योंकि आपका बारी है 21 फरवरी को ताकत दिखाना है साइंस में, और साइंस में नंबर ला दीजिए। अभी पिछले बार लाई थी लड़की ना 99 98 ऐसे करके, तो आप कितना लाए हैं? लोग 98 99 नंबर लाए हैं। आप लोग भी 100/100 कर दीजिए, ठीक ना? 99 नंबर तो ला के कई बार तैनात हैं लोग, तो आप लोग 100/100 कर दीजिए इसमें। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 है। एक नियमित प्रवर्तन है, दूसरा अनियमित प्रवर्तन। देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप लोग पता होना चाहिए कि विद्युत का चालक जो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत के चालक होता है ना जी, ग्रेफाइट याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इधर जो पेंसिल में होता है, पेंसिल देखे ना, पेंसिल वाला जो ब्लैक वाला भाग होता है, ये ऐसा होता है, इसके जैसा। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक, देखिएगा, टार्टरिक अम्ल निम्न में किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमिली में पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ज्यादा टाइम होता है तो उसके बारे में, सबके बारे में वर्णन करते हैं हम। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो मेरे भाई आप लोग बता दिया जाए, सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। तो इसमें राइट आंसर का हो जाएगा डी। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है। आप लोग कई जगह ऑब्जेक्टिव में दिया होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो बाबू, जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं उनके लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है माना जाता है सूर्य को। किसको माना जाता है? सूर्य को। यदि सूर्य ही नहीं रहेंगे तो समझ में आ रहा है ना, पेड़ पौधा तो भोजन ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ऊर्जा का रूप कौन है? सूर्य। और सूर्य नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएंगे। पेड़ पौधा जब भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा हमारे शरीर में, और जिससे हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है ना? इसलिए सूर्य देवता को प्रणाम करिए सुबह सुबह, और काम अपना अभ्यास में लग जाइए। आप बहुत अच्छे करेंगे, तरक्की करेंगे। मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? कच्छ, अब जिसको बोलते हैं, एक निलय, एक दाएं, समझिएगा, निलय, एक होता है नीलन। तो याद रहेगा, 2 होते हैं। अरे उसको गिल्स गलफड़ा, तो ये कौन होता है? देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो आप लोग पता होना चाहिए, सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम को माना जाता है। यूरेनियम सबसे भारी धातु यूरेनियम, और सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु यूरेनियम। और याद रहेगा, अगर हेलो, अगर सबसे भारी धातु दुनिया की पूछे तो वो हो जाता है ऑस्मियम। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता? उसका नाम है एस्बेस्टोस। लेकिन अभी वो 10 क्लास के लेवल पर नहीं है। देखिए इधर, पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में श्वसन किसके द्वारा होता है मेरे भाई? तो आपको पता होना चाहिए, पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, उस रंध्र के द्वारा श्वसन होता है। आप लोग बताए पीछे भी। नेक्स्ट मेरे भाई, आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, नो मजाक, नो टेंशन, ट्रैक करिए, सिर्फ अपना दिमाग केंद्रित करिए पढ़ाई पर।
क्योंकि आपका जो जिस माता पिता गार्जियन जितने अभिभावक का आप समझ में आ रहा है ना, विश्वास है, ट्रस्ट है कि ना हमारा बच्चा करेगा कुछ कुछ, आप करिए, करिए, मजा आएगा, गर्दा गर्दा करिए। ठीक। देखिए, हजामत में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो हजामती बनाने में लिए बाबू दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो तो अवतल दर्पण। आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में रहता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनाता है। तो जब व्यक्ति जाते हैं कहाँ पर, जब जाते हैं सैलून में और उसके सामने जाकर देखते हैं कि बाल तो दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो कहते हैं बनवाओ भाई, बड़ा बढ़ गया, क्योंकि उसका उनको नहीं पता है कि इसका प्रतिबिंब बड़ा कर दिया गया है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी मुड़ी दिखाई देती है। अगर बाबू पानी में अगर मान लीजिए छड़ी डाल देते हैं, इसे छड़ी डालेंगे तो मुड़ी हुई दिखाई देगा जब पानी भरा रहेगा तब। इसका मुख्य रीजन क्या है? अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो पानी में डाली हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रकाश अपवर्तित हो रहा है ना। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो बाबू पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है उसका नाम है परितारिका। क्या है? परितारिका ही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बुझा रहा है ना, ज्यादा प्रकाश रहेगा तो बंद कर देगा, कम प्रकाश रहता है तो फैला देता है, परितारिका ही करता है। देखिए नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप बाबू समझिएगा, जो विद्युत बल्ब है उसमें दो प्रकार की गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और हीलियम। हीलियम जो है अक्रिय गैस है, जबकि नाइट्रोजन भी अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी। तो नाइट्रोजन और हीलियम दो प्रकार की गैस भरी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी। देखिए, फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो फ्यूज तार आप समझ में आ रहा है ना, जो फ्यूज तार बनाए जाते हैं और सीसा और टीन के मिश्रण होते हैं। क्या चीज? सीसा और टीन का मिश्र धातु होते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को फ्यूज तार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक किया जाता है? आप लोग पढ़े थे सौर भट्टियों में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण आने वाले सभी प्रकाश को एक जगह पर ही फोकस बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। क्या करता है? फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसलिए सौर भट्टियों में या सौर कुकर में क्या किया जाता है? आपको जहां से देखेंगे प्रकाश ही क्या करता है? फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देगा। यहाँ पर जहां से आने वाला प्रकाश किरण है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरण आएंगे तो यहाँ पर केंद्रित करता है। इसलिए याद रहेगा कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट भाई, आप लोग समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप ही है नेक्स्ट बात का। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो मेरे भाई, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आप लोग पढ़ाया गया है ना, विद्युत जनित्र देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, बात समझ में रहा ना, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सीएनजी का पूरा नाम, बाबू सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेसेड नेचुरल गैस। सीएनजी का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसेड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेसेड नेचुरल गैस, कंप्रेसेड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बताइए इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहाँ है? ये तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस नहीं, संतुलित प्राकृतिक, इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका पूरा नाम होता है सीएनजी का कंप्रेसेड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? तो बाबू सोना की परमाणु संख्या होता है 79, 79। क्या होता है? 79, 79। याद रहेगा, सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? 79, जिसको ऑरम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन आप लोग पता होना चाहिए, ऑक्सीजन जो होता है 8 नंबर पर आता है परमाणु संख्या, इसको तोड़ते हैं तो 2, 6। अब बाबू इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसमें कितना चाहिए? 2। इसका परमाणु संख्या संयोजकता क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो याद रहेगा मेरे भाई, क्योंकि कोई भी तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है, बाबू 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आप लोग कई बार बताया गया है कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बाबू ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है टमाटर से निकलता है, आप लोग पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ से निकलता है? टमाटर से। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीना के मिश्र धातु को कहाँ सा कहते हैं? हम लोग कई बार जानते हैं, हम लोग बताया गया है।
कि तांबा, ताम्र यानी तांबा, तांबा एवं टीन, टीन मतलब लेड, ये मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कांसा, बोलते हैं कांसा। कांसा धातु आप लोग देखें जिसको फुला लोटा बनता है। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो बाबू, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? हम बताए ना, कूटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, एकदम पूरा छितरा लेता है जिसकी वजह से। मानव लाल रक्त कणिका में, मानव लाल रक्त जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड ब्लड सेल्स, मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है बाबू? तो लगभग 120 दिन होती है, आप लोग बताया गया है। तो मानव लाल रक्त कणिकाओं में यानी आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन के एवरेज होती है। नेक्स्ट में भाई, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में क्या रहेगा? रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, समझिए कि शरीर में जो, हमारे मानव शरीर में जो मुख्य रूप से काम करता है काम करने के लिए, गैस को फैलाने में, तो होता है निलय और आलिंद। ठीक है, लेकिन याद रहेगा कि पूरे हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है उसका नाम है निलय। क्या नाम है? निलय। तो निलय इज द राइट आंसर होगा। निलय ही हमारे शरीर में सगरों गैस क्या करता है? पंप करता है। पंप मतलब भुग। देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे भाई? आप लोग पता होना चाहिए। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग। क्या रहेगा? आप लोग अगर अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि परीक्षा में इतना सवाल लड़ेंगे कि आप मत पूछिए। ठीक है, देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि तो पेट। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? लीवर, जिसको यकृत के नाम से जाना जाता है, यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है मनुष्य का? तो ये लीवर है, जिसको यकृत बोलते हैं ना। नेक्स्ट में भाई, पक्षी तथा तितली के पंख है, वह पंछी तथा तितली के पंख जो होते हैं असमजात होते हैं, चमगादड़ के जो पंख होते हैं समजात होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, असमजात पंख। ठीक है, और वो चमगादड़ का आ जाएगा तो समजात मारिएगा, ठीक ना। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? बाबू हम बोले ना, पुंकेसर स्त्री केसर में थोड़ा फर्क है। स्त्री केसर कहेगा तो स्त्री का भाग है, पुंकेसर कहेगा तो पुरुष के भाग है, पू से पुंकेसर, स्त्री से स्त्री केसर। याद रहेगा मेरे भाई कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है बाबू? तो नर जननांग होता है। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? नर जननांग होता है, क्योंकि पू से पुमंग, पुंकेसर, ये पू से पुलिंग, पुलिंग माने क्या होता है? नर। ठीक है, स्त्री वाला में स्त्री, स्त्री से नाम स्टार्ट होता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो बाबू बताइए, दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही दूध बना सकते हैं? नहीं बन सकता। जो एक बार परिवर्तन हो जाता है दोबारा उसे वापस नहीं लाया जाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है मेरे भाई? तो रासायनिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर माने होता है चांदी, AgCl की बात कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड। और चांदी का कलर कैसा होता है? आप समझ ही रहे हैं, चांदी का कलर जो होता है श्वेत कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? श्वेत होगा। और आज के लिए लास्ट सवाल आप लोगों के लिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवण होते हैं, उदासीन होते हैं। अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि लवण होते हैं, उदासीन होते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो 80 नंबर सवाल यानी 80 नंबर सवाल को देखे हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बोलें कि अगला वीडियो जो सब्जेक्ट बोलेंगे वो लेकर आएंगे बहुत जल्द, यानी कल लेकर आ जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। और इस चैनल को पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल बहुत अभी न्यू न्यू है, 2 मंथ हुआ है। और आप लोग पता होना चाहिए, और मेरे पढ़ाने का तजुर्बा जो है बहुत पहले 2018 से ही पढ़ा रहे हैं। और हमारे कोचिंग संस्थान में अभी तक बिहार टॉपर भी आने के रिकॉर्ड बन चुका है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप भी टॉप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।